प्रेम कुमार भाई, 2-3 चीजें हो रही हैं। एक तो ये हो रहा है कि नीतीश कुमार जी की तरफ से कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं कि वो जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये भी तय है कि अगर नीतीश कुमार जी आज, कल, परसों, नरसों, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, आज, कल, विधानसभा के पहले, विधानसभा, वो कब जाएंगे नहीं मालूम। अगर वो पलटते हैं तो वो कारण ये नहीं देंगे कि मेरी इनसे कोई दिक्कत है। कारण तो कुछ इसी तरह की बात करेंगे जो जो बातें हम और आप कर रहे हैं कि किस तरह से एक समुदाय विशेष के, एक जात, एक धर्म विशेष के साथ कुछ किया जा रहा है। क्योंकि पूरी तरह से नीतीश जी को भी बांधने की कोशिश, आरिफ मोहम्मद खान साहब का बिहार पहुंचना कोई अच्छे संकेत नहीं है एज फार एज नीतीश कुमार इज कंसर्न। उसी तरह से चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो आंध्र प्रदेश में, और ये जितने लीडर हैं जो देश का, सारे लीडर को ले लीजिए बीजेपी को छोड़ के, रीजनल पार्टीज के, वो अल्पसंख्यक के वोटों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो उनके साथ उस तरह का भेदभाव वाला रवैया नहीं अपना सकते जो भाजपा करती है। मैं प्रेम कुमार भाई सबसे पहली टिप्पणी आपसे इसलिए ले रहा हूं, ये एकदम से मुसलमानों से प्रेम क्यों एकदम से सरकार को होने लगा? कुछ इसको, इसके पीछे की मतलब क्या है, नियत क्या है, क्यों कर रहे हैं? वोट ही है मामला कि नीतीश जी को और चंद्रबाबू नायडू को साधने की कोशिश है, बाकी अपने सहयोगी दलों को साधने की कोशिश है? क्यों हो रहा है प्रेम कुमार भाई? जी शुक्रिया आनंद जी। देखिए, मोदी सरकार हमेशा दो तरीके से दोनों चीजों को साथ लेकर चली है। और मुसलमानों के प्रति दिखावे का प्रेम उनका हमेशा रहा है। वो 3 तलाक की भी बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि इस मुसलमानों ने हमें वोट दिया, और बताते हैं और ये समझाते हैं कि हम मुसलमानों का उद्धार कर रहे हैं। और चादर चढ़ाने जैसी घटना भी पहली बार नहीं हुई है, पहले भी हुई है। उन्होंने तो शुरू में पाकिस्तान के साथ भी संबंध को मजबूत करने की कोशिश की, दिखलाया कि नवाज शरीफ के यहाँ बिना बुलाए भी पहुंचते हैं। वो जेस्चर ऐसा दिया जैसे दुनिया में भर के मुसलमान हमसे प्रेम करते हैं, एक हिंदुस्तान के मुसलमान को पता नहीं क्या हो जाता है, या अपोजिशन वाले उनको भड़का के रखते हैं, तुष्टिकरण करते हैं। वो यह मैसेज देना चाहते हैं। तो जबकि दूसरी तरफ बटोगे तो कटोगे से लेके 80-20 ये सारे नारे भी स्पष्ट रूप से देते हैं। मंगलसूत्र, भैंस, सारी बातें कहते हैं, वो भी खुलकर करते हैं, उसमें भी उनको कोई संकोच होता नहीं है। तो जिनके लिए वो जो बात कहते हैं, उनको यानी आम मुसलमानों को उनकी बातें कैसी लगती हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या चा, चादर चढ़ाने से मुसलमानों को ये भरोसा होता है कि नरेंद्र मोदी जी सेकुलर बिहेवियर में हैं, और ऐसी संरचना है उनकी सोच की, उनके व्यक्तित्व की, उनकी राजनीति की? ये डिपेंड करता है कि जो वर्ग है वो क्या प्रतिक्रिया देता है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कश्मीर में, घाटी में कोई निर्णय सरकार ले लेती है तो पूरा देश एक मत होकर के एक बात बोलने लगता है। लेकिन कश्मीर की घाटी के लोग क्या उस बात से उनको मरहम लगा है, खुशी हुई है, ये जानने का हम प्रयास नहीं करते। वही बात मुसल पूरे देश के मुसलमानों की भी है। वही बात जब दलितों की बात आती है तब भी है। भाई बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो बात अमित शाह जी बोलते हैं, उससे दलित क्या सोचता है, दलित को क्या ठेस लगी? तो ये दलित की पीड़ा जो है वो सामने आनी चाहिए। राजनीतिक लोग तो अपनी बातें कहेंगे, लेकिन जो जिनके लिए कहा गया है वो क्या सोचते हैं? वही बात यहाँ पर भी घुमा के हम यही बात कह रहे हैं कि जिस बारे में मोदी जी बोलते हैं, जिनके बारे में उनकी अपनी क्या सोच है। तो अभी तक जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि आम मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक आचरण को अपने हित में नहीं मानता है, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं। लेकिन ये बात मुसलमानों की तरफ से भी आए और आती भी रही है, मतलब ये है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं। और दूसरी बात है, बिहार की बात आपने की, तो बिहार की पॉलिटिक्स जो है, देखिए नीतीश कुमार जब भी पाला बदलते हैं, तो पिछली बार जो उन्होंने बदला, तो उस समय जरूर एक लॉजिक का अभाव दिख रहा था, सिवाय इसके कि इंडिया गठबंधन को तो हमने बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की, ये कुछ करते ही नहीं, इस तरह की बातें। लेकिन हर बार वो लॉजिकल रहे हैं। इस बार भी देखिए, नीतीश कुमार ने नहीं कहा कि हम जाना चाहते हैं इंडिया गठबंधन में। लालू प्रसाद जी बोल रहे हैं हम आए तो स्वागत है।
तो नीतीश कुमार को ऐसा ही वातावरण हमेशा चाहिए होता है कि सामने वाला उन्हें बुलाए और तब वो तय करें जाए या न जाए। वो अपने से नहीं जाते हैं, ये उनकी सियासत का एक यूएसपी रहा है। और इस बार जो चुनाव है, जो पैटर्न है, वो हम पहले से इस बात को इस तरह से कहते रहे हैं कि विधानसभा चुनाव तो नीतीश कुमार एनडीए में रहकर नहीं लड़ेंगे। ये बात हम बहुत पहले से कह रहे हैं और उस दिशा में घटनाएं घट रही हैं और उनको तार्किक आधार और सैद्धांतिक आधार भी मिला हुआ है। एक अंबेडकर जी की बात है, वो है अमित शाह ने जो कहा कि चुनाव के बाद में नेता का चुनाव होगा, वो है। हालांकि उसको वो पेश नहीं करेंगे, लेकिन मूल वजह तो वहीं से है। और दूसरी बात है कि जैसे वक्फ बोर्ड का है, एक देश एक चुनाव है, इन सब विषयों पर भी जेडीयू खुल करके नहीं बोली है। वो हम ललन सिंह और संजय झा के बयान को जेडीयू का बयान नहीं मानते हम। वो तो पार्टी टूटेगी ही। जेडीयू चाहे बीजेपी में रहे, चाहे बीजेपी छोड़े, माने एनडीए में रहे या एनडीए छोड़े, पार्टी को टूटना ही है। लेकिन ये टूट छोटी मोटी टूट में रहेगी अगर वो एनडीए छोड़ेंगे। और अगर एनडीए में बने रहते हैं तो विधानसभा आते आते इनकी पार्टी में बड़ी टूट होगी। और इसका ही क्राइसिस मैनेजमेंट करने के लिए बीजेपी ने आरिफ मोहम्मद खान को लगाया है, जो वहां के अल्पसंख्यक नेताओं से, हर वर्ग के नेताओं से सीधा उनका संपर्क है, संबंध है और राजनीति समाजवादी लोगों से भी है। डिफरेंट बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ की तैयारी का संकेत है आरिफ मोहम्मद खान को बिहार में भेजना। जी जी, 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 जी। प्रेम भाई, मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय का वो है, आज थोड़ा 5 मिनट जल्दी खत्म करना चाहेंगे। मैं इसलिए एक चीज आपसे पूछ ले रहा हूं कि पिछले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, मैं अपनी बात कर लूं, बिल्कुल स्पष्ट था। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल स्पष्ट था कि मुसलमान कांग्रेस के पीछे खड़ा हो गया था। उसको इससे कोई मतलब नहीं था कि कांग्रेस 1 सीट जीतेगी, सीट नहीं जीतेगी, 80 सीट जीतेगी, कितना लड़ेगी। लेकिन उसने मन ये बना लिया था कि हम कांग्रेस को ही वोट देंगे, इस बार हम ये नहीं देंगे। अभी तक जनरली ये माना जाता था कि मुसलमान जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देने के चक्कर में रहती थी। इस बार वो कांग्रेस के पीछे खड़ी थी और ये एक बड़ा कारण था जिसने अखिलेश यादव जी को सद्बुद्धि आई। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और उन्होंने टिकट भी बहुत अच्छे बांटे। इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं, उन्होंने बहुत परिपक्व नेता की तरफ बिहेव किया। एक नया जो ये मसला शुरू हुआ है, जो अमित शाह जी ने शुरू किया है, डॉक्टर अम्बेडकर वाला, इससे कहीं ना कहीं मायावती जी के वोट शिफ्ट हुए हैं, बहुत कम हो रहे हैं। और वो वोट आज थोड़ा फ्लोटिंग वोट है, वो सपा में जाएंगे नहीं, ये तय बात है। अब वो बीजेपी या कांग्रेस पे ही उनका ठिकाना होगा। मैं थोड़ा इस दृष्टि से भी जानना चाह रहा हूं कि ये भी एक दिक्कत हो रही है मोदी जी को कि अगर ये दो बड़े ग्रुप एक साथ अगर वोट करने के लिए मिल गए तो फिर मोदी जी की राह बहुत कठिन हो जाएगी किसी भी प्रदेश में। प्रेम कुमार भाई। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब से आप प्रतिक्रियाओं को देखेंगे अमित शाह जी के बयान के बाद, सबसे ज्यादा बेचैनी मायावती जी को हुई। और ये बात उन्होंने कुछ समय बाद में महसूस की। पहले दिन तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, दूसरे दिन एक ट्वीट भर किया, तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन लगातार फिर प्रेस वो ट्वीट होते रहे। वो इसलिए कि वो बयान बड़ा बन गया और कांग्रेस ने उस बयान को लपक लिया और पूरे देश में दलितों के प्रति जो एक आकर्षण कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान पैदा किया, वो एक बार फिर से हासिल करती हुई कांग्रेस दिख रही थी। इसका डर सबको सताने लगा, मायावती जी को भी और बीजेपी को भी। और इसका एक प्रयोग जो है वो दिल्ली में देखने को मिलेगा। अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव है जहां आज कांग्रेस अगर खड़ी होकर लड़ती हुई दिख रही है, तो इसकी वजह यही दोनों है बातें हैं कि मुसलमानों का खड़ा होना और दलितों का खड़ा होना। ये दोनों, आपने सही कहा कि सब लाग लपट छोड़कर ये कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो इसकी परीक्षा अभी दिल्ली में होनी है। आपको याद होगा कांग्रेस ने भी सब लाग लपट छोड़ करके कश्मीर मुद्दे पर लोहा लिया था बीजेपी सरकार से। और ये समझिए कि कांग्रेस को पता था कि पूरे देश में हमको राजनीतिक रूप से नुकसान होगा, लेकिन मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने ये नुकसान किया अपना। और उसकी भरपाई अगर कांग्रेस उनके साथ खड़े होकर के करती है तो उसको करना भी चाहिए। मेरा अपना मानना है, हालांकि राजनीति इस रूप में चलती नहीं है कि ऐसा हुआ तो वैसा ही हो।
लेकिन ये इमोशंस कहीं ना कहीं है। तो दिल्ली में अगर दलित और मुस्लिम्स का वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है, जो होता दिख रहा है, आप दलितों के बीच जाइए, मुसलमानों के बीच जाइए, तो ये दिख रहा है। और ये बेचैनी यहाँ ये अपने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के एक्शन में भी नजर आता है, जब वो अंबेडकर सम्मान योजना शुरू करते हैं, अंबेडकर जी की फोटो लगा करके ही अब घूम रहे हैं, दलितों के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस पर अटैक भी उन्होंने किया, हालांकि अब रणनीति उन्होंने बदली है, क्योंकि वो कांग्रेस को जितना अटैक करेंगे उतना ज्यादा मुस्लिम और दलित का कंसोलिडेशन होगा, ये बात उनको समझ में आ गई। तो अब उन्होंने रणनीति बदली है। लेकिन ये जी बात जी समझ में आई है कि कांग्रेस को एक नया जनाधार, मतलब नए सिरे से जनाधार वापस मिलता दिख रहा है। तो अगर दिल्ली चुनाव में ये घटित हो गया और 20-22 विधानसभा सीटों पर फर्स्ट या सेकंड रह गई कांग्रेस, मैं नहीं कहता कि फर्स्ट ही रहे, अगर फर्स्ट या सेकंड रह गई यानी बीजेपी थर्ड हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में कांग्रेस की पूरे देश में जबरदस्त वापसी होगी, ये मुझे दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है या उस परिमाण में नहीं होता है, तो उसी हिसाब से देश की सियासत पर भी फर्क पड़ेगा। और उसके अगले तुरंत बाद बिहार में चुनाव होना है, वहां पर कांग्रेस का वजन दिखेगा। अभी बिहार की चर्चा हो रही थी, बहुत संक्षेप में 1-2 लाइन में मैं कहता हूं कि बिहार में ये भी दिख रहा है कि कांग्रेस, नीतीश कुमार और दलित, ये वोटर्स का कंसोलिडेशन हो जाए, तो एक नई राजनीतिक शक्ति खड़ी हो। इसी वजह से तेजस्वी के जो अपरिपक्व बयान है, उसको लालू जी ने अपने बयान से परिपक्व किया है, क्योंकि वो कोई खतरा मोलना नहीं चाहते कि कोई ऐसी ऐसी धुरी बने जहां के दलित, ओबीसी प्लस कांग्रेस का और इस तरह का कंसोलिडेशन हो, चिराग पासवान जैसे नेता कहीं शिफ्ट कर जाएं, उस दिशा में राजनीति न बढ़े। इसलिए लालू प्रसाद जी ने न्योता दे दिया नीतीश कुमार को तेजस्वी की इच्छा के विरुद्ध। जी। जी जी